सुशांत सिंह जब तक रहा उसने लोगों को बहुत आनंद दिया, बहुत सुख दिया, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, लोगों ने उसको बहुत प्रेम किया। और शायद वो ऐसा व्यक्ति था कि जाने के बाद भी बहुत बड़ा काम कर गया। वो जो आजकल जो ड्रग जिसकी बात कर रहे हैं वो चीजें कोई मेडिसिन में थोड़ी इस्तेमाल होती है। ये तो बनाई इसीलिए गई है कि इंसान इसको यूज करे और खोखला हो अंदर से। ये तो बहुत खराब चीज है, इसको तो बंद करने पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार गुप्ता और जागरण न्यू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात अनूप जलोटा जी से करवाऊंगा। अनूप जी, आपका दैनिक जागरण में खूब खूब स्वागत है। नमस्कार रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल करके जागरण से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आप कोरोना काल में ठीक तो है, आपका घर परिवार सब स्वस्थ, कोई सब कुशल मंगल, इस बारे में मुझे जानना है। कोरोना काल में सब ठीक है और हम इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। इससे खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब रियाज कर रहे हैं म्यूजिक का, और अपना म्यूजिक भी इम्प्रूव कर लिया है, हेल्थ भी इम्प्रूव कर ली है। जी जी। तो यही तरीका होता है, जब कोई परेशानी वाला समय आए तो उसका सदुपयोग किया जाए, वो कर रहे हैं। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार आया है। तो मुझे पता लगा कि इन 4 महीनों में आपने जमकर व्यायाम भी किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब तो 6 महीने हो गए। जी 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 जी। और इसमें हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जल नीति, योगाभ्यास, थोड़ा ट्रेडमिल पर भी चढ़ जाते हैं, खूब आंवले खाते हैं, विटामिन सी, नींबू, च्यवनप्राश, सीतोफलादी चूर्ण, बस अपनी इम्यूनिटी खूब बढ़िया रखते हैं। और घूमते फिरते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, अपने रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी आप क्या इंतजार कर रहे थे, उस वक्त रिकॉर्डिंग आना था, अब आपका खत्म करके रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। तो सब हमने तो सामान्य जीवन रखा है, लेकिन इन सब चीजों से अपनी इम्यूनिटी खूब तगड़ी रखी है। अनूप जी, जैसे आपने बताया भी कि 6 महीने हो गए कोरोना काल के, कुछ नया सीखा होगा आपने। वैसे मैं जानता हूँ आपको, हर बार आप कुछ नया करने का, नया सीखने का प्रयत्न करते रहते हैं। और जैसे आपने बताया भी कि अभी 6 महीने से लगभग आपने इसको एक जीवन शैली के तौर पर अपना लिया है। तो मुझे ये जानना था, कुछ नया सीखा हो, और इसके अलावा अगर इस दौरान कई बार आपका बाहर आना जाना भी रहा होगा, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर इस बारे में कुछ आप बताना चाहिए। देखिए, बहुत जरूरी है कि हम कुछ प्रिकॉशन तो लें जो सरकार ने कहा है। जैसे बाहर जाते हैं तो हम मास्क पहन लेते हैं, सैनिटाइजर हमारे साथ होता है, लोगों से हाथ नहीं मिलाते। रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो पहले माइक को अच्छी तरह सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि माइक में हमसे पहले जो आदमी काम करके गया होगा, गा के गया होगा, उसके कीटाणु अगर हैं तो वो उसमें आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखते हैं। बाकी सब ऐसे ही है लाइफ, खाना पीना, उसमें तो कोई परहेज है नहीं, कुछ मना नहीं है, सब खाइए पीजिए। और बस थोड़ी दूरी रखते हैं लोगों से, एक डिस्टेंस रखते हैं। अनुप जी, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री ने अब धीरे धीरे दोबारा पटरी पर आना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। आपने बहुत अहम बात कही कि जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुसते समय जो माइक होता है, वो पहले तो ये था कि कई लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, फिर कोई दूसरी रिकॉर्डिंग, तीसरी रिकॉर्डिंग, इसे बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ रहा है। तो मुझे एक आपकी इस बारे में, सावधानी के बारे में जानना था। जैसे आपने कहा भी कि मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि मैं कहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, या कैसे हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, या जो माइक है उसे किस प्रकार से सैनिटाइज किया जा रहा है। थोड़ा सा और विस्तार में अगर आप बता पाए कि स्टूडियो की क्या, किस प्रकार स्टूडियो का स्वच्छता, या वहाँ पे किस प्रकार साफ सफाई या सैनिटाइज करके रखा जा रहा है, या जो रिकॉर्डर है उसमें वहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट में कोई नया बदलाव आया है, या सिंगर के साथ, या म्यूजिक डायरेक्टर, या कंप्यूटर में, जानना चाहता हूँ इसका। देखिए, जो मशीन्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, उनकी ठीक सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हाथ से ऑपरेट होती है। माइक्रोफोन है, उसको सैनिटाइज कर देना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। हम तो घर में जो सामान कुछ भी आता है उसको पहले सैनिटाइज करते हैं। हमारे पास एक सैनिटाइजर मशीन है जिसमें लाइट निकलती है ब्लू, वो किसी चीज पे घुमा दो तो वो सैनिटाइज हो जाता है, उसमें जर्म्स मर जाते हैं। इसी तरह हम अपने पास ये रखते हैं मोदी, तो घर में अगर कोई भी सेल फोन, ये सब इसके रेडिएशन है, वो सब कट होते हैं। तो ये सब चीजें इंसान को कमजोर बनाती हैं, तो उनको क्यों ना
पहले से ही हम हटा दें अपने जीवन से। हम अपने सेल फोन के पीछे भी एक छोटा सा मोदी चिप लगाया हुआ है जो उसके रेडिएशन को रोकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर को थोड़ा कमज़ोर कर रही हैं, और कमज़ोर शरीर को ही कोरोना पकड़ता है। जितने वायरस हैं वो कमज़ोर शरीर को पकड़ते हैं। और ये जो लोग समझते हैं कि जिम जाके हम हेल्दी होते हैं, तो जिम में हेल्थ नहीं बनती है, जिम में डोले शोले बनते हैं। हेल्थ अगर बनानी है तो प्राणायाम कीजिए, हेल्थ बनानी है तो योग आसन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को हेल्दी बनाना है। सपोज कि आप शरीर आपने खूब तगड़ा कर लिया, लेकिन माइंड आपका उतना ही गर्म है कि बाहर आके आपको किसी ने आपने किसी को पीट दिया, मारपीट शुरू कर दी, इसका मतलब माइंड संतुलित नहीं है। आत्मा को खुश रखिए, आप मुस्कुराइए, हर वक्त आनंद लीजिए, दूसरे से मिलिए तो उसको भी अच्छा लगे। तो बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को यदि आप मिला के काम करेंगे तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने अनुज जी। सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई दी कि आपने अब अभिनय करियर के लिए, और मैं देख रहा हूँ आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी पर एक फिल्म बन रही है और उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। आपका मैंने एक पोस्टर, कह सकते हैं फिल्म से जुड़ा हुआ एक पोस्टर भी देखा। आप बैठे हुए हैं और कुछ बातें बता रहे हैं, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ जान करके कि आज कुछ नया भी कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एक एक्टिंग की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा किस प्रकार की फिल्म है, इस फिल्म के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। पहले तो आप लोगों ने अगर देखा हो पाताल लोक जी, एक वेब सीरीज, उसमें मैं एक पॉलिटिशियन बना हूँ। और उसके बाद अब ये जो फिल्म आ रही है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पे है, तो उसमें मैं उनके बचपन में स्कूल का टीचर बना हूँ, वो मैंने काम किया। अभी सत्य साईं बाबा पे फिल्म आ रही है, मैं सत्य साईं बाबा बना हूँ। तो इस तरह की कई फिल्में हैं जो अभिनय के रूप में मैं कर रहा हूँ, और उसमें भी आनंद आ रहा है, क्योंकि संगीत तो रोज ही हो रहा है, वो तो रोज करते ही है, रोज रिकॉर्डिंग है, कॉन्सर्ट्स हैं, लेकिन ये भी मजा आता है करके। अनुप जी, सर सबसे पहले तो मुझे आपको बहुत बधाई कि आपने फिल्मों की ओर भी रुख किया। आप भजन सम्राट हैं, जब भी भजन का नाम आता है तो सबसे पहले आपका नाम आता है। ऐसे में एक इतना बड़ा काम संभालते हुए अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना, जैसे कि आपने बताया भी कि पाताल लोक में आपने काम किया, सत्य साईं बाबा के जीवनी पर फिल्म बन रही है, उसमें आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुगल सराय जंक्शन नाम की फिल्म में भी अभी आपने भूमिका के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया। तो ये कब लगा कि मुझे अभिनय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए, और जो आपको कब कन्विंस कैसे हुए आप कि मैं ये कर सकता हूँ, इस बारे में मुझे। बचपन से ही कर रहा हूँ प्लेज, स्कूल डेज से बहुत प्लेज किए बचपन में। और उसके बाद जब मैं मुंबई आया 73 में, तो मैंने कुछ फिल्मों में काम किया, जिसमें एक थी प्यार का सावन। मैं, अरुण गोविल, साधना सिंह, देवेश्वर राय, प्रदीप कुमार जी, हम लोगों ने सबने काम किया। फिर एक फिल्म थी चिंतामणि सूरदास, उसमें मैंने तानसेन का काम किया। बंगाली 2 फिल्मों में हीरो बना, गुजराती फिल्म में काम किया। तो ये सब कर ही रहा हूँ, और एक शौक पूरा होता है, मुझे लगता है उसमें मुझे करियर नहीं बनाना है, लेकिन मेरा एक शौक पूरा होता है। मुझे इस फिल्म के बारे में और थोड़ा सा जानना था, मुगल सराय जंक्शन, क्योंकि ये नाम भी बड़ा रोचक है और आप शिक्षक की भूमिका में हैं, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इसे और आप विस्तार दें। मुगल सराय एक शहर है उत्तर प्रदेश में, और मुगल सराय जंक्शन यानी उस शहर का रेलवे स्टेशन। तो वहीं पटरी के किनारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की डेड बॉडी पाई गई थी। तो इसलिए वही नाम रखा, वहीं से कहानी हम शुरू करते हैं कि लोग आके देखते हैं किसकी बॉडी है, तो देखता रहे तो पंडित जी की बॉडी है, और वहां से उनकी कहानी बचपन की शुरू होती है और वहां तक पहुंचती है, जो आज तक रहस्य है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग बनी है और मुझे भी बड़ा अच्छा काम मिला। अनुज जी, आपको भजन सम्राट कहा जाता है, इसके लिए आपने अथक परिश्रम किया है। मुझे इस बारे में जानना है कि आपने शुरुआत कैसे की, क्या कठिनाइयां आपके सामने आई, किसने आपको प्रोत्साहित किया, और कब आपको लगा कि मुझे इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। ये भजन सम्राट पदवी मेंटेन करने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है, उसके पहले तो नहीं करना पड़ा था। उसके पहले तो संगीत सीखते थे, गाते थे, जगह जगह अपने पिताजी से सीख रहे थे। एक जगह प्रोग्राम करने गए, वो रिकॉर्डिंग उन लोगों ने कॉरिडोर को दे दी,
और उसी से हमारा नाम हो गया। हमने तो वो रिकॉर्डिंग की भी नहीं थी, स्टूडियो में जाके उसी उसी में गाया था, ऐसी लागी लगन, मैया मोरी रंग दे चुनरिया। तो कोई परिश्रम तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं किया। परिश्रम करना पड़ा जब लोगों ने कहा कि जी आप भजन सम्राट हैं। अब मामला जो है मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इसको मेंटेन कैसे करें। अब बहुत मेहनत शुरू हो गई, अब रियाज खूब शुरू हो गया, क्योंकि अब इसको जस्टिफाई करना है कि भाई लोग इतना जो प्रेम कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, तो ठीक से गाना पड़ेगा जीवन भर। तो उसकी मेहनत आज तक चल रही है। अभी भी मैं 7-8 घंटे रोज रियाज करता हूँ, इतना पहले नहीं कर, जी हाँ रोज करता हूँ। क्योंकि अब अगर लोग ये कहें कि अब आप ठीक नहीं गा रहे हैं, तो वो तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी। तो हमें तो निरंतर अच्छा ही गाना है, तो निरंतर अच्छा गाने के लिए परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। तो हम उसी परिश्रम में लगे हुए हैं आजकल। अच्छा अनुप जी, कभी भजन सम्राट अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। आपने कहा भी कि आज भी आप 7 से 8 घंटे अभ्यास करते हैं। फिल्मों को लेकर के भी हम देखते हैं कि बहुत गायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फिल्मी तौर पर उनका नाम बहुत ऊंचा हो, लेकिन आपने इस पदवी के लिए जो अथक प्रयास किया, मुझे ये जानना, कभी आपको उस ओर है एक ही क्षेत्र, लेकिन कभी फिल्मों के लिए आपका इस तरह की ये नहीं है कि मैं फिल्मों का सबसे बड़ा सिंगर बनूं या उस प्रकार की कोई? नहीं, क्योंकि फिल्मों में करियर बनाने की नहीं सोची है। संगीत में तो हमने अपना करियर बनाया ना, लेकिन फिल्म एक्टिंग में करियर नहीं। फिल्म एक्टिंग शौक के लिए कर, तो शौक जैसे जैसे बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है कभी, रोज रोज कॉन्सर्ट। तो कभी 1-2 दिन शूटिंग भी हो गई तो बड़ा मजा आता है, यार देखो आगे आइए ये करके आए। तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करें। तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आराम करना है तो इसका ये मतलब नहीं कि चारपाई पे लेट जाओ। आराम का मतलब है कि अपनी दिनचर्या बदल दो, तो आराम वही आराम है। तो हम थोड़ी दिनचर्या बदल देते हैं, कॉन्सर्ट की जगह शूटिंग कराते हैं। अनुप जी, मैं 1-2 विषय आप गंभीर आपसे बात करूंगा। इंडस्ट्री में आजकल ड्रग्स को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, इस पर आपकी राय? देखिए, सुशांत सिंह जब तक रहा उसने लोगों को बहुत आनंद दिया, बहुत सुख दिया, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, लोगों ने उसको बहुत प्रेम किया। और शायद वो ऐसा व्यक्ति था कि जाने के बाद भी बहुत बड़ा काम कर गया। वो उसका बलिदान समझिए कि उसके जाने के बाद ये ड्रग रैकेट पकड़े जा रहे हैं। शायद वो नहीं जाता तो ये ड्रग रैकेट नहीं पकड़े जाते। तो मैं तो उसकी मृत्यु को बलिदान समझ रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा, उसकी मृत्यु एक बहुत बड़ा काम कर रही है कि बड़े बड़े नाम, आज तो कितने बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के आने लगे हैं, और उन लोगों की गिरफ्तारी होगी, वो लोग सब पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी। तो वो अच्छी आत्मा थी, जीते जी भी अच्छा काम कर गया और जाने के बाद भी अच्छा काम कर रहा है। आपने कभी ड्रग्स को लेकर, इंडस्ट्री में आपका एक लंबा करियर रहा है, कभी कोई बात सुनी हो, कोई आपका अनुभव जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ड्रग जो है वो सही बात है कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, और करते हैं तभी तो पकड़े जा रहे हैं, नहीं तो क्यों पकड़े जाएं। करते हैं इस्तेमाल, और वो इसलिए करते हैं, मैं आपको इसका कारण बताऊं। ये जो स्कॉच विस्की और रम और बियर ये सब पीने से शरीर मोटा होता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल है। तो उससे शरीर भारी हो जाता है। ये ड्रग है, इससे भी नशा होता है, लेकिन इससे मोटापा नहीं आता। तो इसलिए ये एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं इसको बेटर समझते हैं कि भाई ये बेटर चीज है, क्योंकि इसको करने से हम मोटे नहीं होंगे और नशा भी हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग करते हैं इसको। कभी आपका इससे कोई पाला आया, कोई अनुभव? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने तो कभी किसी को करते देखा भी नहीं, लेकिन हम सुनते थे जरूर कि वहाँ वो पार्टी थी, वहाँ जरूर कुछ हुआ होगा, ड्रग हुआ होगा। तो अब तो उसे वीडियो भी आ गए, हम लोग वीडियो भी देखते हैं कि भाई उस पार्टी में इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और वो लोग ड्रग कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग। आज के 20-25 वर्ष पहले तभी भी इंडस्ट्री का रुख ऐसा ही था, या तब कैसे था? आपका एक लंबा करियर रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए, उन दिनों अफीम, गांजा, चरस, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि साधु संत लोग बैठे हुए भी चिलम में, पता लगा कि जी उसमें अफीम है, उसमें गांजा है। वो भांग तो होली में हम लोग क्या होती है,
भांग तो होली में ठंडाई में ली जाती है, तो वो भी तो ड्रग ही है। तो ये तो हम देखते चले आ रहे हैं, कब से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने ये क्या किया है कि इसको एक खतरनाक चीज बना दी है, जो इंसान को अंदर से खोखला करती है। बहुत से ड्रग्स हैं जो ये अफीम, भांग, ये सब दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो आजकल जो ड्रग जिसकी बात कर रहे हैं, वो चीजें कोई मेडिसिन में थोड़ी इस्तेमाल होती है। ये तो बनाई इसीलिए गई है कि इंसान इसको यूज करे और खोखला हो अंदर से। ये तो बहुत खराब चीज है, इसको तो बंद करने पड़ेगा। अगला पड़ाव मेरा ये है, बिग बॉस आ रहा है और आप भी बिग बॉस के घर में रहे हैं, तो मुझे जानना है कि जब आप गए थे, आपको बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई आपके नाम की। कैसा रहा आपका बिग बॉस? और इस बार तो कोरोना के चलते एक नया अनुभव भी दर्शकों को देखने मिलेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका अनुभव कैसा रहा बिग बॉस का? मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात बताता हूँ, लोग उसको मानते नहीं है, लेकिन ये 100% सत्य है। मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा था। मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा, और मैंने हमारे सेशन के बाद जो बिग बॉस हुए वो भी नहीं देखे। मैंने बिग बॉस कभी देखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ खेला है, और 1.5 महीना खेला है। अब बहुत बढ़िया खेला, बहुत मजा आया। मुझे फिर भेजेंगे, फिर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। लेकिन मैं देखना इसलिए नहीं चाहता उसको कि देखने से तो टाइम वेस्ट है, उसमें क्या देखना है, उसमें है क्या जो उसको देखा जाए। लेकिन वहां खेलने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप 1.5 महीना, जैसे मैं 1.5 महीना दुनिया से दूर होके वहां था। मेरे पास अपनी घड़ी भी नहीं थी, मेरे पास अपना सेल फोन नहीं था, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, दुनिया से दूर, कुछ पता नहीं संसार में क्या हो रहा है, और हम वहाँ पूरी तरह आनंद ले रहे हैं। वही मेरी दिनचर्या थी जो मेरे घर में होती है, वो वहाँ थी। लड़ता झगड़ता मैं हुई नहीं, तो वहाँ किससे लड़ना झगड़ना था। मैं तो वहाँ सुलह कराने गया था। यूँ समझ लीजिए कि मैं शुद्धिकरण करने गया था बिग बॉस और मैंने वो 1.5 महीने किया और मजे करके आ गया। बाकी जो अफवाहें थी वो तो बेकार की अफवाहें थी। तो ये सब अफवाहें नहीं होंगी तो बिग बॉस चलेगा कैसे? वो वही लोग अफवाहें उड़ाते हैं, वही उसको बंद कराते हैं, उनके ऊपर है पूरा। तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने बाहर आके कह दिया, मैं तो उसका कन्यादान करूंगा, उसकी भी शादी होने वाली है। जी, मैं बस अगला प्रश्न मेरा वहीं पर है कि जसलीन मथारू जी को लेकर भी आप बहुत चर्चा में रहे। चर्चा के बजाय एक शब्द और जोड़ दूं मैं, थोड़े विवादों में भी रहे, तो इसमें अगर आपकी कुछ राय है? इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है कि अगर कोई मुझे उसके साथ किसी पार्टी में देखेगा, या कहीं फिल्म देख रहे हैं हम देखेगा, या कहीं बैठे हैं घूमने जा रहे हैं, तो लोगों को लगेगा ये सच है। किसी ने देखा ही नहीं आज तक, मेरे घर वालों ने नहीं देखा, मेरे मित्रों ने नहीं देखा। तो बाद में सब लोग समझ गए कि तो बड़ा ड्रामा ही था। और हमने आके भी कह दिया कि मैं और उसके पिताजी दोनों मिलकर उसका कन्यादान करेंगे जब उसका विवाह होगा। तो वो कुछ नहीं है। और बाकी विवाद जो है सब थम जाते हैं जब लोगों को पता लग जाती है सच्ची बात। इस बार के बिग बॉस से आपकी क्या अपेक्षा है, और क्या लग रहा है कोरोना में कितना अलग हो सकता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप दोबारा जाने के लिए भी उत्सुक हैं। हाँ, देखिए, मैं जो पिछली बार गया था बिग बॉस, तो मुझे लगता है कि कोरोना में मुश्किल ये होगी कि वो एक कमरे में सब लोग सोएंगे कैसे, क्योंकि अभी तो सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है। एक तो वो मुझे कठिनाई महसूस हो रही है। फिर वो लड़ेंगे कैसे, मास्क लगा के कैसे लड़ेंगे, नजदीक तो आ नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें कैसे होंगी? कुछ उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, कुछ तरीका सोचा होगा। नहीं तो इन सब चीजों को, नियमों को अगर पालन करके करेंगे तो बिग बॉस कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आया। अनूप जी, जसलीन मथारू के अलावा और भी कई बेटों बेटियों का कन्यादान आप करवा रहे हैं। बेटा बेटी matrimonial.com एक कंपनी खुली है, उन्होंने मुझे उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उसमें ये होगा कि जिन लोगों को रिश्ते ढूंढने हैं वो हम अपनी कंपनी के थ्रू उनको दिलाएंगे, और साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सी शादियां कराएंगे जिनके पास धन नहीं है शादी के लिए, तो उनको हेल्प करेंगे, उनको उनकी शादियां, फ्री शादी अपनी तरफ से हम सारे खर्च करके उनकी शादियां भी कराएंगे। तो कितने लोगों का कुछ आंकड़ा अगर आप बताना चाहें? अभी शुरू हुआ है, अभी तो पिछले महीने हमने
इसको रजिस्टर कराया कंपनी को, जी तो अभी धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाएंगे। जी और असल में अभी कल कल ही श्राद्ध खत्म हुए हैं, जी तो श्राद्ध तक लोग इन चीजों के लिए जरा रुकते हैं। जी। तो अब शुरू हो जाएंगे, उसमें एंट्रीज आना शुरू हो जाएंगी, फिर उनके लिए हम तलाश करना शुरू कर देंगे। ये जो मेरा लुक है वो उसका भी श्राद्ध का ही परिणाम है। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता जी जी। पाताल लोक में आपने इतना बढ़िया काम किया, अब इसके अलावा और भी कई वेब सीरीज में हम आपको आगे देख पाएंगे, या आगे की आपकी हूँ। हाँ, कई जगह बात चल रही है, लेकिन मैं तो वही रोल करूंगा ना जो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे कोई वो प्रोफेशन तो मेरा है नहीं कि कोई भी काम कर लूँ, वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। काफी ऑफर्स हैं, उसमें देखूंगा जो पसंद आएगा कर लूंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज का जमाना है, तो नए बदलाव को इंडस्ट्री किस प्रकार देख रही है? और अनुज जी, भजन हम देखते हैं कि फिल्मों में या अब जो नया ट्रेंड है उसमें बहुत कम हो गया, जबकि पहले हर दूसरी फिल्म में एक से बढ़कर एक भगवान के गाने या सूफीज्म से प्रेरित गाने हमें, या भजन हमें लोगों को हमेशा मिलते थे कि ये गाना गुनगुनाते रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उसका चलन कम हो गया है, तो इस थोड़ा ओटीटी आने के कारण इस पर और क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? फिल्मों में अब भजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भजन के अब 20-25 रिलीजियस चैनल खुल गए। कभी किसी ने सोचा था इतने सारे चैनल होंगे? संस्कार, साधना, कितने खुले हुए हैं जो सुबह से रात तक भजन ही सुनाते हैं, जो कथाएं होती हैं भजन। तो ये तो पहले कभी था नहीं, इसलिए फिल्मों में भजन सुनाए जाते थे। अब तो जरूरत है नहीं, तो इसलिए और फिर आजकल जिस टाइप की फिल्में बन रही हैं उसमें भजन का स्थान भी नहीं है। अब दबंग में कहाँ भजन लगाएंगे आप? हाउसफुल में कहाँ भजन की जगह है? तो आजकल उस तरह की फिल्में भी नहीं बन रही। लेकिन अगर कभी फिर रामायण बनेगी तो फिर उसमें भजन आ जाएंगे, सब होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भजन की अपनी एक बहुत सुंदर लोकप्रियता है और वो ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि हम उसके स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा रखेंगे हमेशा। जी जी। अनुज जी, मुझे आपको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और मैं जानता हूँ आपको कहीं जाना भी, आपकी व्यस्तता भी अधिक है, लेकिन चलते चलते आप अपने फैंस और दैनिक जागरण के पाठकों और व्यूअर्स से क्या कहेंगे? और मेरा अनुरोध है, हमने इतना लंबा इंटरव्यू किया लेकिन मैंने आपकी आवाज में कोई भजन अभी तक नहीं है। हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे कि कब अनुज जी कोई एक बढ़िया, तो मैं चाहूंगा कि अपनी बात कहते हुए आप समापन एक अच्छे से भजन के साथ। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, सारे दीवाने तेरे तू अलबेला रे। राधा के संग है कृष्णा, मीरा संग भी तू, दुनिया में गूंजे तेरे नाम का जादू। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो। मेरे मन में कृष्णा। क्या बात है अनुज जी, मुझसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो व्यस्त कार्यक्रम से अपना समय निकाल के दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।